हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज से हम नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे स्टील स्ट्रक्चर। तो इन स्टील स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या कंडीशन हैं, वो सब हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कनेक्शंस। तो किसी भी स्टील स्ट्रक्चर के डिफरेंट मेंबर को जॉइन करने के लिए हम क्या करते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं। तो ये कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? ये कनेक्शन मेनली 3 प्रकार के होते हैं: रिवेटेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन और तीसरा मेरा बोल्टेड कनेक्शन। हर कनेक्शन के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। आज का हमारा टॉपिक रिवेटेड कनेक्शन से रिलेटेड है। तो रिवेटेड कनेक्शन में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं और जितनी भी टर्म्स हैं वो सब हम आज पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिवेटेड कनेक्शन। तो रिवेटेड कनेक्शन क्या होता है? ऐसा कनेक्शन जो रिवेट से मिलके बनता है, उस टाइप के कनेक्शन को हम बोलते हैं रिवेटेड कनेक्शन। एग्जाम्पल, ये मेरी एक प्लेट है, इसके ऊपर अगर मैं सेकंड प्लेट रखता हूँ और इसको जोड़ने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? या तो मैं यहाँ वेल्ड कर दूँ, या मैं इसमें रिवेट लगा दूँ, या बोल्ट लगा दूँ। तो हम रिवेट पढ़ रहे हैं तो हम एक रिवेट का कनेक्शन बनाएंगे। तो ये 2 प्लेट हमने जोड़ी और इन प्लेट्स में होल करके हमने रिवेट्स लगा दिए। तो ये मेरा क्या बन गया? एक कनेक्शन बन गया, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक मेंबर जुड़ रहे हैं। तो जहाँ पर भी हमारे एक से अधिक मेंबर जॉइन होते हैं उसको हम बोलते हैं कनेक्शन। तो इस कनेक्शन की भी हमको डिज़ाइन करनी पड़ती है कि हमको रिवेट का डायमीटर क्या लेना है, रिवेट किस प्रकार से अरेंज करके लगानी है। तो हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं जिनका हम यूज़ करेंगे रिवेट कनेक्शन को डिज़ाइन करने के लिए। तो मेरा पहला टर्म है पिच ऑफ रिवेट। पिच ऑफ रिवेट क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिवेट्स मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हमारा कोई फोर्स लग रहा था, इस फोर्स की डायरेक्शन में 2 रिवेट्स के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पिच। और इस फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 2 रिवेट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं गेज। तो पहला मेरा पिच था, दूसरा क्या है? गेज। तो गेज क्या हो जाएगा मेरा? फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गेज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरी एंड डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस क्या होती है? फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन में मेरा जो आखिरी रिवेट है उस रिवेट की प्लेट से जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं एंड डिस्टेंस। अगर फोर्स की डायरेक्शन में लेंगे तो एंड डिस्टेंस हो जाएगी, और फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मेरे फोर्स की ये है तो अगर मैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखूंगा तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरे रिवेट की प्लेट के एंड से दूरी क्या है उसको हम बोलते हैं एज डिस्टेंस। तो ये 4 टर्म क्लियर हो गए। पहला था पिच, दूसरा गेज, तीसरा एंड और चौथा एज डिस्टेंस। तो हमारी जो पिच है और एंड डिस्टेंस है वो हमारी फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन में होती है, और हमारी गेज डिस्टेंस और एज डिस्टेंस फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। क्लियर। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ जॉइंट देख लेते हैं। जॉइंट कितने टाइप्स के होते हैं? जब हम 2 मेंबर्स को जोड़ते हैं तो उन मेंबर को किस प्रकार प्लेस किया गया है उसके बेसिस पे हम जॉइंट डिसाइड करते हैं। तो पहला मेरा जॉइंट है लैप जॉइंट। लैप जॉइंट क्या होता है? जब मैं किसी मेंबर को एक के ऊपर एक रख के और उसमें रिवेट लगा दूं तो इस प्रकार का मेरा जॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं लैप जॉइंट। क्योंकि ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं मेंबर, तो ओवरलैप कर रहे हैं तो यहीं से मेरा टर्म आ गया लैप जॉइंट।
मान लीजिए ये मेरी दो प्लेट थी, इन दोनों को मैंने जोड़ा, तो ये दोनों प्लेट को हम क्या बोलेंगे? मेन प्लेट्स। ये हमारी कैसी प्लेट हो जाएंगी? मेन प्लेट। अब हम नेक्स्ट जॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट जॉइंट है मेरा सिंगल कवर बट जॉइंट। तो जब हम दो प्लेट को एक के ऊपर एक ना रख के उनको एक ही लाइन में रखते हैं और उसके ऊपर से एक और एडिशनल प्लेट लगा के जब हम इस प्रकार से जॉइंट बनाते हैं, तो इस प्रकार के जॉइंट को बोलते हैं हम सिंगल कवर बट जॉइंट। बट जॉइंट इसलिए क्योंकि इन दोनों प्लेट को हमने एक के ऊपर एक ओवरलैप ना करके हमने एक ही लाइन में रखा है और उसके ऊपर क्या किया मैंने? एक कवर प्लेट लगाई है, इनको जोड़ने के लिए एक कवर प्लेट लगाई है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल कवर बट जॉइंट। अब इसमें ये दोनों मेरी क्या हो जाएंगी? मेन प्लेट, और मेरी जो एडिशनल प्लेट जो मैंने लगाई है वो क्या हो जाएगी? कवर प्लेट। तो इस प्रकार का जॉइंट होगा तो सिंगल कवर बट जॉइंट होगा। और अगर मैं कवर प्लेट को ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगा देता हूं तो ये मेरा कैसा जॉइंट हो जाएगा? डबल कवर बट जॉइंट। क्लियर? अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मैंने जो रिवेट यूज़ की थी उसमें कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं। तो अगर ये मेरी कोई रिवेट है तो इस रिवेट में बेसिकली दो फोर्स एक्ट करते हैं, एक शीयरिंग फोर्स, एक बियरिंग फोर्स। तो शीयरिंग फोर्स क्या होता है? जब हम इन दो मेंबर को जोड़ते हैं तो इन दोनों मेंबर के जंक्शन में, जहाँ पर ये दोनों प्लेट जॉइंट हो रही थी, उनके जंक्शन पे एक फोर्स एक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं शीयर फोर्स। वो फोर्स क्या करता है? इस रिवेट को यहाँ से बीच जहाँ पर जंक्शन है वहाँ से शीयर करने की कोशिश करता है, मतलब तोड़ने की कोशिश करता है, क्रैक करने की कोशिश करता है। तो जो फोर्स हमारे रिवेट को क्रैक करने की कोशिश करे उस फोर्स को हम बोलते हैं शीयर फोर्स। नेक्स्ट है मेरा बियरिंग फोर्स। तो बियरिंग फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जो मेरे रिवेट के जो डायमेंशन है उसको या उसका शेप चेंज करने की कोशिश करे। मान लीजिए मेरा रिवेट है, ओरिजिनली ये हमारा रिवेट कैसा होता है? सर्कुलर। तो जब कोई फोर्स इसको सर्कुलर से इलिप्टिकल करने की कोशिश करे, उसको सर्कुलर से इलिप्टिकल करने की कोशिश करे, तो इसके इलिप्टिकल होने से क्या होगा? इसका डायमेंशन और इसका शेप चेंज हो जाएगा। तो ऐसा फोर्स जो इसका शेप और डायमेंशन चेंज करने की कोशिश करे उस फोर्स को हम बोलते हैं बियरिंग फोर्स। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो हमने कनेक्शन बनाया, ये जो हमने दो प्लेट को जोड़ के ये जो कनेक्शन बनाया, वो कनेक्शन जो है हमारा किस प्रकार से फेल हो सकता है। तो इस कनेक्शन के फेल होने के दो रीज़न हो सकते हैं, या तो मेरी रिवेट फेल हो जाए या मेरी प्लेट फेल हो जाए। अब रिवेट कैसे फेल हो सकती है? हमने अभी पढ़ा रिवेट में हमारे दो फोर्स एक्ट करते हैं, पहला शीयर फोर्स, दूसरा बियरिंग फोर्स। तो या तो मेरी रिवेट इस शीयर फोर्स के कारण फेल हो जाए तो उसको हम बोलेंगे शीयर फेल्यूर ऑफ रिवेट, या मेरी रिवेट बियरिंग फोर्स के कारण फेल हो जाए तो उसको हम बोलेंगे बियरिंग फेल्यूर ऑफ रिवेट। तो हमें पता है शीयर फोर्स में क्या होता है? रिवेट क्रैक हो जाती है, और बियरिंग फोर्स में उसका क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो प्लेट है मेरी वो किस प्रकार से फेल हो सकती है। तो प्लेट में मेनली चार प्रकार के फेल्यूर होते हैं। पहला शीयर फेल्यूर, दूसरा बियरिंग फेल्यूर, तीसरा स्प्लिटिंग फेल्यूर और चौथा टीयरिंग फेल्यूर। तो शीयर फेल्यूर से मुझे समझ आ गया कि जब मेरी प्लेट क्रैक हो जाए तो उसको हम बोलेंगे शीयर फेल्यूर ऑफ प्लेट। अब क्रैक किस डायरेक्शन में हो? जहाँ पर मेरा रिवेट लग रहा है वो रिवेट प्लेट को पूरा तोड़ के बाहर आ जाए। जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये जो रिवेट लग रहा है, ये इस रिवेट पर लोड के कारण ये रिवेट बाहर आ गया, मतलब मेरी प्लेट क्रैक हो गई और रिवेट बाहर आ गया। तो इस प्रकार के फेल्यूर को हम बोलते हैं शीयर फेल्यूर। नेक्स्ट है मेरा बियरिंग फेल्यूर। तो बियरिंग फेल्यूर ऑफ रिवेट में हमने क्या पढ़ा था? उसका क्रॉस सेक्शनल टाइम चेंज हो रहा था।
तो प्लेट में भी बियरिंग फेल्यूर में क्या होगा, उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा। मतलब पहले मेरी प्लेट स्ट्रेट थी, बाद में मेरी प्लेट का शेप कुछ इस प्रकार से हो गया। तो इस प्रकार के फेल्यूर को हम बोलते हैं बियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट। नेक्स्ट है मेरा स्प्लिटिंग फेल्यूर। तो स्प्लिटिंग फेल्यूर में क्या होता है, जब मेरी प्लेट पूरी क्रैक हो जाए, इस प्रकार का जो फेल्यूर होता है उसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग फेल्यूर। नेक्स्ट है मेरा टीयरिंग फेल्यूर। तो टीयरिंग फेल्यूर क्या होता है, जब लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रैक आ जाते हैं, तो उस प्रकार के फेल्यूर को हम बोलते हैं टीयरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट। ये पूरा जो क्रैक आता है वो पूरा फुल प्लेट में आ जाता है। ये हमारे फेल्यूर ऑफ जॉइंट थे कि हमारा जो जॉइंट है वो किस प्रकार से फेल हो सकता है। नेक्स्ट है मेरा स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट। अब मैंने जो जॉइंट बनाया है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारी जो स्ट्रेंथ होगी जॉइंट की, उसमें मेनली 3 प्रकार की स्ट्रेंथ होती है। अभी हमने जो पढ़ा था वो फेल्यूर किस प्रकार हो रहा था, या तो शीयरिंग फोर्स के कारण फेल्यूर हो रहा था, या मेरा बियरिंग फोर्स के कारण फेल्यूर हो रहा था, या तीसरा जो फेल्यूर हो रहा था वो मेरी प्लेट में क्रैकिंग के कारण हो रहा था, जिसको हम टीयरिंग बोलते हैं। तो हमारी जो प्लेट कनेक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो शीयर में स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बियरिंग में स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और टीयरिंग में स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो हम रिवेटेड जॉइंट की स्ट्रेंथ शीयर में कैलकुलेट करेंगे, बियरिंग में कैलकुलेट करेंगे और टीयरिंग में कैलकुलेट करेंगे। अब ये 3 हम क्यों ले रहे हैं, इसके लिए थोड़ा मुझे पीछे जाना पड़ेगा। हमने ये 6 प्रकार के फेल्यूर पढ़े थे। तो जो प्लेट में स्टार्टिंग के जो 3 फेल्यूर थे, जो मेरा शीयर फेल्यूर ऑफ प्लेट, बियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट और स्प्लिटिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट हो रहा था, इनको हम जो रिवेट है उसकी एंड डिस्टेंस प्रॉपर अगर दे देंगे तो मेरे ये 3 फेल्यूर प्रिवेंट हो जाएंगे। तो ये रिवेट इस प्लेट को क्रैक नहीं कर पाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो बियरिंग एक्शन हो रहा है वो भी नहीं होगा अगर मैं रिवेट को एंड से प्रॉपर डिस्टेंस पर लगाऊंगा। और सिमिलरली हमारा ये जो स्प्लिटिंग फेल्यूर है वो भी प्रिवेंट हो जाएगा अगर मैं एंड डिस्टेंस प्रॉपर दे दूंगा। तो ये 3 जो हमारे फेल्यूर थे इनको स्ट्रेंथ में कंसीडर नहीं करते। हमारी जो स्ट्रेंथ हम देखते हैं वो बेसिकली लोड के कारण जो फेल्यूर हो रहा है उसको कारण जो स्ट्रेंथ आती है उसको हम देखते हैं। तो जो शीयर फेल्यूर ऑफ रिवेट था और बियरिंग फेल्यूर ऑफ रिवेट था, ये हमारे शीयर और बियरिंग फोर्स के कारण आ रहे थे। तो जब हम रिवेट की स्ट्रेंथ, जब हम कनेक्शन की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे तो हमें शीयर और बियरिंग फेल्यूर तो लेना ही है, उसके साथ हमें टीयरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट भी लेना है। क्यों? क्योंकि हमें प्लेट की भी स्ट्रेंथ चेक करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रिवेट तो बहुत मजबूत हो जाए लेकिन मेरी प्लेट वीक हो जाए, तो प्लेट में लोड के कारण फेल्यूर हो जाए। तो हमें प्लेट को भी स्ट्रॉन्ग रखना है और हमारे रिवेट को भी स्ट्रॉन्ग रखना है, तभी मेरा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम जो स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे किस बेसिस पे करेंगे, शीयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट और टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। क्लियर? तो हम वापस देखते हैं हमारी जो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट होगी वो किस पे डिपेंड होगी, शीयरिंग ऑफ रिवेट, बियरिंग ऑफ रिवेट और टीयरिंग ऑफ प्लेट। तो हम एक एक करके स्ट्रेंथ देखते हैं। तो हमारी जो शीयर में जो स्ट्रेंथ होगी जॉइंट की उसका क्या फॉर्मूला होगा, n इंटू π/4d² इंटू fs। ये हमारा जो स्टील का कोड है IS 875 उसमें ये फॉर्मूले गिवन है। तो n क्या है मेरा नंबर ऑफ रिवेट, d है मेरा ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट या फिर इसको डायमीटर ऑफ रिवेट होल भी बोलते हैं, और fs है मेरा परमिसिबल शीयर स्ट्रेस ऑफ रिवेट।
अगर इसकी वैल्यू दी है तो क्वेश्चन में दी रहती है, अगर नहीं दी तो हम 100 लेके चलेंगे। तो अब हम देख लेते हैं, ये मेरा एक रिवेटेड कनेक्शन था, मैंने एक 2 प्लेट ली, इनको रिवेट से जोड़ दिया। तो हम जो स्ट्रेंथ निकालते हैं वो हम एक रिवेट लाइन में निकालते हैं। तो एक रिवेट लाइन में मेरे कितने रिवेट आ रहे हैं, इनटू एक रिवेट का एरिया और इनटू उसमें कितना स्ट्रेस अलाउबल है, इससे मेरा क्या निकलेगा, शीयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। तो मेरा शीयर स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n इंटू π/4 इंटू d² इंटू fs। अब डायमीटर ऑफ होल कैसे निकालेंगे, तो डायमीटर ऑफ होल निकालने का फॉर्मूला है हमारा डायमीटर ऑफ रिवेट प्लस 1.5 mm। अगर हमारा डायमीटर ऑफ रिवेट 25 या उससे कम है और अगर 25 से अधिक है तो हमारा डायमीटर ऑफ होल कितना हो जाएगा, dr प्लस 2 mm, जब हमारा dr ग्रेटर देन 25 mm होगा। तो हमारा अगर रिवेट का डायमीटर 25 से ज़्यादा है तो हम उसमें 2 जोड़ देंगे, और हमारा 25 या उससे कम है तो हम उसमें 1.5 जोड़ देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, डायमीटर ऑफ रिवेट होल। नेक्स्ट हम बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट देखते हैं। तो बियरिंग स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला हो जाएगा मेरा, n इंटू डी इंटू टी इंटू एफ बी। यहाँ पर भी n है हमारा नंबर ऑफ रिवेट, d है डायमीटर ऑफ होल और t है मेरी थिकनेस ऑफ प्लेट। ये ध्यान रखना है, t क्या है, मेरी थिकनेस ऑफ प्लेट, और एफ बी हो गया मेरा परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस इन रिवेट। पिछले फार्मूले में हमने एफ एस लिया था, मतलब परमिसिबल शियरिंग स्ट्रेस। यहाँ पर मुझे एफ बी लेनी है, मतलब परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस लेनी है। नेक्स्ट है मेरा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो हम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी माइनस एन इंटू डी ब्रैकेट क्लोज इंटू टी इंटू एफ टी। मान लेते हैं ये मेरा एक कनेक्शन है, इसमें मैंने रिवेट्स लगाए हैं और ये लोड की डायरेक्शन है। तो मेरी जो प्लेट की विड्थ होगी उसको मैं क्या बोलूँगा, बी। उस विड्थ में से मैंने जितने रिवेट लगाए हैं उनका जो होल का जो एरिया होगा उसको मैं माइनस कर दूंगा। तो अगर मेरे प्लेट की विड्थ बी है और मुझे स्ट्रेंथ कहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पर हमने रिवेट लगाए थे, क्योंकि मेरी जो प्लेट है वो वहीं से क्रैक होगी जहाँ पर इसका एरिया मिनिमम होगा। तो इसका एरिया मिनिमम कहाँ पर होगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा होल होंगे। तो जब मैं इस रिवेट लाइन में जिसमें मेरे तीनों होल लाई कर रहे हैं, उस विड्थ में से इन होल का अगर जो डायमीटर है वो सबट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरी नेट विड्थ आ जाएगी। और वो नेट विड्थ क्या होगी, वो विड्थ जहाँ पर मेरा प्लेट कैसी है, सॉलिड है, क्योंकि यही सॉलिड प्लेट जो लोड को कैरी कर रही होगी। तो इसलिए हम इस पोर्शन में b माइनस एन डी एच कर रहे हैं। जो टोटल मेरी सॉलिड प्लेट की विड्थ थी, उस विड्थ में से मैं होल का नंबर, जितने भी होल्स हैं उनका डायमीटर सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरी सॉलिड प्लेट की विड्थ आ गई, उसमें मैं थिकनेस का इंटू कर दूंगा तो मेरी प्लेट का एरिया हो जाएगा, और उसमें मैं अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस का इंटू कर दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, बी माइनस एन डी एच इंटू टी इंटू एफ टी। तो हमने स्ट्रेंथ कैलकुलेट की शियर में, बियरिंग में और टियरिंग में। इन तीनों में से जो मेरी सबसे कम वैल्यू आएगी पी एस, पी बी और पी टी में से, वो मेरी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन। क्या हो जाएगा, वो मेरा स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन। और पी एस और पी बी में से जो वैल्यू स्मॉल होगी उसको हम बोलेंगे रिवेट वैल्यू। क्या बोलेंगे, रिवेट वैल्यू, कि रिवेट की क्या वैल्यू है या रिवेट की क्या स्ट्रेंथ है। और जब हम तीनों को कंसीडर करके लेंगे तो हम बोलेंगे उसको स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन।
नेक्स्ट है मेरा एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। हमने जो जॉइंट बनाया है, दो प्लेट को मान लीजिए जोड़ के ये जो जॉइंट बनाया है वो कितना एफिशिएंट है, वो लोड कितना ट्रांसफ़र कर पा रहा है, उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। तो एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट हम कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा मेरा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। अभी हमने PS, PB और PT कैलकुलेट किया, उन तीनों में से जो स्मॉलेस्ट होगा वो हो जाएगा मेरा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरी आ जाएगी एफिशिएंसी। और सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे हम? जो हमारी प्लेट थी उसका फुल विड्थ ले लेंगे, जो हमने होल किए हैं उनको नहीं घटाएंगे, तभी तो मेरी प्लेट सॉलिड मानी जाएगी। तो टोटल B इंटू T इंटू FT करके जो निकलेगी वो मेरी निकलेगी स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। तो जब मैं इस स्ट्रेंथ को सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी। तो ये थी मेरी रिवेटेड जो जॉइंट हम बनाते हैं उसकी थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवेटेड जॉइंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें हम रिवेटेड जॉइंट की स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी निकालना सीखेंगे, और हम रिवेट की डिज़ाइन करना भी सीखेंगे कि अगर हमें एक रिवेटेड कनेक्शन बनाना है तो वो हम किस प्रकार बनाएंगे, उसका डिज़ाइन किस प्रकार करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।